चलिए बच्चों, सो स्टार्ट करेंगे फटाफट। सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, यस और नो? चलिए, सो विल बिगिन फटाफट। कल काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट के सब्जेक्ट में। चलिए, सो अपना रीड करना बाकी रह गया था ना? चलिए बच्चों, सो विल स्टार्ट। चलिए बच्चों, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएलसीएम का जो अपना सब्जेक्ट है। वी वुड बिगिन। सो आई होप एवरीवन इज रेडी। थोड़ा सा टायर्ड हो गए, बट प्लीज आ जाओ यार, जहां भी हो प्लीज कम एवरीवन। ओ आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा टीचर बुलाता है। ओ आ जाओ रे प्यारे बच्चों, तुम्हारा टीचर बुलाता है। कितने दिन भूल गए, कहाँ हो मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी आओ। वैक्सीनेशन सेंटर से देख रहा हूं भाई, वैक्सीन कौन लगा रहा है उसको भी देख ले, थोड़ा खुश हो जाएगी और तू भी खुश हो जाएगा। आयुष मेरे भाई, हर्षित मेरे भाई, किरण राम राम बेटा, जय श्री राम। हेलो अभिषेक, दानिश मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो आकांक्षा बेटा, कैसे हो? आ रहे हो कि नहीं? भाई नहीं आओगे तो मैं चला जाऊंगा निराश होकर। याचना बेटा आ गए हो, दैट्स रियली ग्रेट। चलिए, सो शैल आई बिगिन? आते जाएंगे लोग, मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, हेलो सौम्या, पुष्पराज, जय श्री राम मेरे भाई। यस यस, मैं भी एकदम मस्त टकाटक, एकदम बढ़िया। आप लोगों को देख के काफी उत्साहित, काफी एक्साइटेड और लेक्चर लेने के पूरे मूड में, बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के मूड में आया हूं बच्चों, और मजे के साथ पढ़ेंगे। चलिए, सो शैल वी बिगिन नाउ। कल हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा। चलिए, अब मैं थोड़ा सा एक बार जो कल पढ़ा था उसको, उसकी एक बार पुनरावृत्ति करवा देता हूं, जो भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। सो सबसे पहले मुझे बताइए, सिक्योरिटीज मार्केट की होंदा है। ओ जी, की होंदा है सिक्योरिटीज मार्केट? बोलो, सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है? हेलो रौनक, हेलो शुभम मेरी जान, हेलो हर्षिल मेरे भाई, नमस्ते 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 बड़ा नमस्ते। चलिए, सर सबसे पहले बताइए सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है? प्लीज टेल मी फास्ट, व्हाट इज सिक्योरिटीज मार्केट? वेरी नाइस। एक ऐसा मार्केट जहां पे क्या करते हैं, सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं। और जी क्यों इश्यू करते हैं सिक्योरिटीज? फाइनेंस अरेंज करने के लिए, यस और नो? सिक्योरिटीज मार्केट कौन से मार्केट का पार्ट है? सिक्योरिटीज मार्केट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। अच्छा मुझे बताइए, सिक्योरिटीज मार्केट के दो पार्ट होते हैं भाई साहब। सिक्योरिटीज मार्केट के दो पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं? यस, अब है बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यस पुष्पराज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट में की होता है, ओ दसो दसो की होता है प्राइमरी मार्केट में? प्राइमरी मार्केट में, अच्छा सिर्फ नए, एक मिनट, प्राइमरी मार्केट में नए शेयर इश्यू होते हैं या फिर शेयर्स पब्लिक को इश्यू होते हैं? शेयर्स पब्लिक को इश्यू हो सकते हैं, शेयर नए भी हो सकते हैं, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है ऑफर फॉर सेल के थ्रू भी शेयर बेच सकते हैं। याद है क्या आप सबको? ओके, वेरी नाइस। सौम्या इज सेइंग आईपीओ एंड एफपीओ, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, नाउ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट हो गया। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? गोकी, सॉरी गोकर्णी बेटा, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जो शेयर्स ऑलरेडी इश्यू हुए हैं वो शेयर्स क्या होते हैं? ट्रेड होते हैं। यस यस यस। अच्छा चलिए, अब मुझे बताइए ऑफर फॉर सेल क्या होता है? नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज ऑफर फॉर सेल, बोलो। एग्जैक्टली, दैट्स इंपॉर्टेंट। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स क्या करते हैं? पब्लिक को इश्यू करते हैं। वेरी नाइस। इश्यूड शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं रे मेरे भाई, इश्यूड शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक। जो शेयर्स ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं
ऑफर फॉर सेल के थ्रू वो शेयर्स पब्लिक को क्या होते हैं, ऑफर होते हैं। मेरी प्यारी बेबी, ओ मेरी प्यारी बेबी, सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूं। सेबी, ओ सेबी क्या होती है जी, सेबी क्या होती है बताओ मुझे। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, स्टॉक मार्केट को डेवलप करना और स्टॉक मार्केट को क्या करना, रेगुलेट करना। यस, ओके। उसके बाद सेबी में कौन कौन होता है? हु ऑल आर देयर इन सेबी? एक चेयरपर्सन, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बंदा, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का बंदा, एक आरबीआई का बंदा और 5 लोग जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 5 मेंबर्स। और 5 में से 3 क्या होते हैं? और बच्चों 5 में से 3 क्या होते हैं? 5 में से 3 होते हैं होल टाइम मेंबर्स। यस और नो बच्चों? वेरी नाइस। चलिए सो बच्चों अभी मैं क्या करूंगा, जितना हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको हम थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, जितना हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नाउ वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे ये 11 अदर्स कौन बोल रहा है? कुकर्णी क्या हो गया बेटा, 11 अदर्स क्या बोल रही हो? ये तो एनसीएलटी का ट्रिप कॉम्पोजिशन बता रही है। चलिए ना, ये सब मैंने पढ़ा दिया था ना, एवरी कंट्री हैज कैपिटल मार्केट वगैरह, ये हो गया था। कहां तक हुआ था? पढ़ाना शुरू नहीं किया था? चलो बच्चों तो मैं रीड करना शुरू करूंगा। प्लीज सी हियर, मैं रीड करना शुरू करूंगा। कल हम लोगों ने कुछ भी रीड नहीं किया था, कल हम लोगों ने सिर्फ ज्ञान ही लिया था। सो चलिए मैं आप लोगों के साथ अभी रीड करना शुरू करूंगा। चलिए सब लोग रेडी हैं? आए आए आए, चलिए। एवरी कंट्री हैज अ कैपिटल मार्केट। हर एक देश में पूंजी बाजार होता है। कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी। ठीक है, सो बच्चों हर एक देश में पूंजी बाजार होता है, भारत में भी पूंजी बाजार है। कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फ्रॉम वेयर लॉन्ग टर्म फंड्स आर अरेंज्ड बाय द बिजनेस हाउसेस। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां से बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं बच्चों? कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां से बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। भाई कैपिटल मार्केट को हिंदी में पूंजी बाजार कहते हैं और साधारण भाषा में कहें तो कंपनीज यहां से पैसे जुगाड़ती है। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स और कंपनी को जोड़ता है। करेक्ट है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? कैपिटल मार्केट जो है वो इन्वेस्टर्स और कंपनी में क्या करवाता है? कनेक्शन करवाता है। मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, आई हैव 50 करोड़ रुपीस। भगवान करे बात बहुत जल्दी सच हो। सो मेरे पास अगर 50 करोड़ रुपए है, मैं तो अपने घर पे बैठा हूं, मैं कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं हूं, बट मुझे कोई बोलता है कि आप ये पैसे कहां पे डाल सकते हो? स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो। तो मैं क्या करूंगा? स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवा के पैसे क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा। सो इट इज द कैपिटल मार्केट। क्या है बच्चों? ये कैपिटल मार्केट है जो इन्वेस्टर को जुड़वाता है, इन्वेस्टर को कनेक्ट करवाता है। किससे कनेक्ट करवाता है? कैपिटल मार्केट जो है इन्वेस्टर को और मार्केट को क्या करवाता है? कनेक्ट करवाता है। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या होता है? कैपिटल मार्केट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? कैपिटल मार्केट में होता है दो टाइप के मार्केट होते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर दो मार्केट होते हैं। पहला क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट और दूसरा है बैंक बोरोइंग। राइट? बैंक बोरोइंग के बारे में हम यहां डिस्कस नहीं करते। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन बैंक बोरोइंग। ईबीसीएल में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम। किसके बारे में? बैंक बोरोइंग के बारे में हम ईबीसीएल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सिक्योरिटीज मार्केट, it is the market in which securities are issued for arranging long term funds or capital. So capital market के अंदर होता है एक securities market। securities market का मतलब इस मार्केट में क्या इश्यू होती हैं? इस मार्केट में सिक्योरिटीज इश्यू होती हैं। किस लिए इश्यू होती हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स को क्या करने के लिए? अरेंज करने के लिए। दूसरा क्या है? बैंक बोरिंग। बैंक बोरिंग में क्या होता है बच्चों? हम लोग कहां जाते हैं? हम बैंक जाते हैं पैसे अरेंज करने के लिए, पैसे बोरो करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। Now, the securities market comprises of two segments. Securities market के अंदर दो सेगमेंट हैं। Securities market के अंदर दो तरीके के सेगमेंट हैं। पहला क्या है? प्राइमरी मार्केट और दूसरा क्या है? सेकेंडरी मार्केट। यस और नो? प्राइमरी मार्केट में आपको नया दूल्हा मिलता है, नई दुल्हन मिलती है। आप ऑलरेडी शादी हो के तलाकशुदा हो, डिवोर्सी हो, यस और नो बच्चों, विधवा हो, विदुर हो, तो आप क्या करोगे बच्चों?
कहाँ, यहां से कुछ होगा या यहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट। यस और नो बच्चों? सो प्राइमरी मार्केट में, इन दिस मार्केट न्यू शेयर्स बोलना ठीक है। अब जो बच्चा सिर्फ नोट्स खरीदता है तो उसके लिए ठीक है न्यू शेयर्स, बट आइडियली अगर आप देखो तो नए शेयर्स नहीं, यू कैन कॉल जस्ट शेयर्स आर इश्यूड टू होम बच्चों? टू द पब्लिक। ठीक है, शेयर्स किसको इश्यू होते हैं? पब्लिक को इश्यू होते हैं। इधर नया शेयर इश्यू होता है या फिर पब्लिक को शेयर इश्यू होता है, या दोनों होता है। अब यहां पे मैंने थोड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेला है। क्या लिखा है प्राइमरी मार्केट में? हिंदी में मैंने क्या लिखा है? इधर नया शेयर इश्यू होता है या फिर पब्लिक को शेयर इश्यू होता है। सुनो, नया शेयर इश्यू होता है या फिर पब्लिक को, या फिर दोनों। सो कुल मिला के नया शेयर मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि न्यू शेयर भी इश्यू हो सकते हैं, या फिर पब्लिक को मतलब ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। दोनों दोनों भी मतलब ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है और न्यू शेयर्स भी इश्यू हो सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जो शेयर्स ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं। बेटा सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं वो शेयर्स क्या होते हैं? ट्रेड होते हैं। ऑलरेडी इश्यू हुआ शेयर इधर क्या होता है? ट्रेड होता है। चलिए, सो ये बेसिकली एक बेसिक था। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? अब हम सेबी के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी के बारे में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं सेबी के बारे में। सुनो, पहला तो सेबी की बॉडी क्या है, सेबी अपने फैसले कैसे लेती है, सेबी में कौन कौन है, ये पहली चीज पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज जो हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे वो सेबी के पावर्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 से 9 तक, और फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 12, सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 11 तक। ठीक है, नाउ सारे लोग ध्यान से देखना। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है? इज दैट क्लियर? फ्रेंड फॉरएवर, व्हेन विल बी लाइव क्लास फॉर CSET? फ्रेंड फॉरएवर अपन फ्रेंड बन चुके हैं तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है? इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं सेबी के बारे में। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स प्राइमरी एज वेल एज, ओ बेटा जी, सेबी किसको रेगुलेट करती? प्राइमरी को भी, और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों ही मार्केट को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? सेबी रेगुलेट करती है। In year 1988, the government of India, through an executive resolution, formed SEBI. However, at that time, no rules and functions were assigned to SEBI. SEBI को सिर्फ कुत्ता बना दिया था। स्टॉक मार्केट में जो होता है ना, उसको देखते रहने का बस, और गवर्नमेंट को ना एडवाइस करने का कि कैसा चल रहा है स्टॉक मार्केट में, तेरे को कुछ करने का नहीं है, शांत बैठने का। रे कुत्ता बना दिया था, नजर रखने वाला। एडवाइस करते रहना सरकार को। इन द ईयर 1991 सिक्योरिटी स्कैम टुक प्लेस इन इंडिया। बेसिकली 91 से शुरू हो गया था, मेरे ख्याल से अप्रैल 1992 में हुआ था सिक्योरिटी स्कैम। आफ्टर द स्कैम, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1992 इनेक्टेड मतलब पास्ड। और स्कैम के बाद सरकार को, हमारे यहाँ पे बच्चों आपको पता है ना, इंडिया में एक अलग सिस्टम है। जो वार्निंग सिग्नल्स होते हैं ना बच्चों इंडिया में, हम उन वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। कहीं पे रोड खराब है, किसी नेता से आपने कहा कि सर रोड बनवा दीजिए, वो नहीं बनवाएगा। जब तक वहां पे एक्सीडेंट होगा और 20-25 लोग मर नहीं जाएंगे, तब तक वहां पे रोड नहीं बनता। अपने इंडिया में हॉस्पिटल्स की स्थिति आपने देखी होगी, सुअर वुअर पाल रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ये बिहार की स्थिति और खराब है बच्चों। मुझे समझ में नहीं आता, बिहार जैसा स्टेट है, उसके यहाँ पे इंडिया के फाइनेस्ट लीडर्स अगर आप देखें तो दे आर फ्रॉम बिहार, इंक्लूडिंग जगजीवन राम वाज आल्सो फ्रॉम बिहार। फिर वो सबसे पॉपुलर क्या नाम है उनका, लोक नेता जयप्रकाश यादव, जयप्रकाश नारायण यादव। ऐसे ऐसे नेता पैदा हुए हैं बिहार से, बट आई डोंट नो व्हाई बिहार इज नॉट एबल टू डेवलप। वो तो गधा है साला राजीव प्रताप रूडी। चलिए, वो उसका एम्बुलेंस कैंप पता है ना, एम्बुलेंस का पैसा खा गया, एम्बुलेंस अपने घर पे ही रखी है। तो अपने घर पे क्यों रखा? क्या पता भाई, मैं तो एकदम। एंड राजीव प्रताप रूडी इज अ पायलट।
एयर इंडिया का पायलट था वो पहले, क्या पता, छोड़ दो, वट एवर इट बी मे बी। सो एनीवे, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, सो सरकार की नींद तभी खुलती है, आप 1988 में सेबी बना दी गई थी, तो भाई आप 1989 में एक नया लॉ पास कर देते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन नहीं, हर्षद मेहता को थोड़ा सा पनपने दो, कोई दिक्कत नहीं है। द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू फोर्स। कब पिक्चर में आई बच्चों ये एक्ट? ओए, ये एक्ट कब से लागू होना शुरू हुआ? 30 जनवरी 1992 से। ओए, सेबी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी एक्ट? तीन चीजें। यस, सेबी का तीन ऑब्जेक्टिव है, निवेशक की रक्षा, स्टॉक मार्केट का विकास, और इसे सही तरीके से क्या करना? नियंत्रित करना। रेगुलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रित करना। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4 to 9 ऑफ सेबी एक्ट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं कल। सेबी, मैंने कल आपको बताया था सेबी क्या है। सेबी इज अ बोर्ड। व्हाट इज सेबी? सेबी इज अ बोर्ड that consists of various experts who exercise powers and functions of SEBI as given in SEBI Act 1992। SEBI एक प्रकार से क्या है बच्चों? ओए, SEBI क्या है? एक प्रकार से बोर्ड है, और ये बोर्ड क्या करता है? अलग अलग फंक्शंस एक्सरसाइज करता है। कौन से फंक्शन एक्सरसाइज करता है? जिन फंक्शंस का जिक्र कहां पे है? सेबी एक्ट 19। और आप बच्चों समझिए, सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जो लोग सुबह से मेरे साथ हैं मैं उनको बता दूं, सेबी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेबी इज अ स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ के अंदर जो जो पावर है, जो जो फंक्शन है, कहना इसे वो सारे पावर, वो सारे फंक्शन कौन एक्सरसाइज कर सकता है? और मेरे बेबे, सेबी। सेबी में कौन कौन है? कौन कौन होता है सेबी में? सबसे पहला एक कौन है? चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अ पर्सन हु हैज एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ व्हाट बेटा? लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, पब्लिक अफेयर्स इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आईएएस ऑफिसर, आपको लॉ का, अकाउंट्स का, पब्लिक अफेयर्स का, मैनेजमेंट का, बिजनेस का, एडमिनिस्ट्रेशन का अगर अनुभव है, ये सारे अनुभव एक ही आदमी के पास होते हैं। किसके पास? आईएएस ऑफिसर। ठीक है। तो बेसिकली, या फिर कोई बैंक का चेयरमैन वगैरह हो सकता है, जिसको ये सारे फील्ड्स का क्या है? एक्सपीरियंस है, स्टॉक मार्केट का, प्लस एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये सारी चीजें होने से फर्क नहीं पड़ता, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फेवरेट होने चाहिए। हाँ? ये सारी चीजें आपके पास हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के आप अगर क्या नहीं हो, फेवरेट नहीं हो, तो आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। पूरा पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। सो अगर आपके लॉ, अकाउंट्स, इको, मैनेजमेंट, पब्लिक अफेयर्स, इन सब चीजों में आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टैंडिंग होनी चाहिए, एबिलिटी। अच्छा, प्लस, ठीक है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपॉइंट कर सकती है? चेयरमैन अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद एक मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है? फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक बंदा कौन नॉमिनेट करता है? आरबीआई नॉमिनेट करती है। उसके अलावा 5 बच्चों, आप सीधी सी चीज समझ लीजिए, आपको कभी अगर भूल जाए ना तो ये याद रखना, सेबी में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो कंपनी लॉ का प्रतिनिधित्व करे। किसका? कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो फाइनेंस का, फाइनेंस में मतलब देश की फाइनेंशियल या देश की अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करे। एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो किसको रिप्रेजेंट करे? देश की अर्थव्यवस्था को। वो कौन हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक बंदा हो गया। और एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो बैंक्स का प्रतिनिधित्व करे। एक बंदा, क्योंकि बैंक से ही तो पैसा स्टॉक मार्केट में जाएगा। एक बंदा ऐसा होना चाहिए सेबी के बोर्ड में जो बैंक्स का प्रतिनिधित्व करे। तो वो कौन हो गया? आरबीआई का बंदा। यस और नो? चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी। और 5, और इसके अलावा रोजमर्रा, ओए, सेबी के रोजमर्रा के काम करने के लिए 5 क्या रहेंगे? मेंबर्स रहेंगे। और 5 में से 3 क्या रहेंगे? ओए, 5 में से 3 क्या रहेंगे? होल टाइम मेंबर्स रहेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, सेबी क्या है? एक बोर्ड है, राइट? सेबी इज अ बोर्ड। अब मैं आपसे पूछता हूं, सर ईच क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा और लिमिट क्या होनी चाहिए? अरे बेटा, अभी हम लोग दुल्हन देखने गए हैं, तुम बोल रही हो शादी के बाद जो बच्चा होगा 25 साल के बाद उसको सीए कराऊं या सीएस कराऊं? याचना, आई विल आंसर एवरीथिंग बेटा। सॉरी सुरभि, आई विल आंसर एवरीथिंग बेटा, डोंट बी वरीड।
ओ डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। हाँ जी, चलो एनीवे तो मुझे बताइए सेबी एक बोर्ड है, राइट? और बोर्ड मतलब कोई एक इंसान है या कलेक्टिव बॉडी है? सभी में एक इंसान नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव बॉडी। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा मानते थे, क्या मानते थे? कि एक आदमी कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता, देयर शुड बी अ कलेक्टिव बॉडी। ठीक है, तो बच्चों अब यहां पे बताइए बोर्ड का डिसीजन कैसे आता है। तो सेबी को अगर कोई डिसीजन लेना है तो सेबी डिसीजन कैसे लेती है? हाउ डज सेबी टेक अ डिसीजन? मैं आपसे बोलूं, जैसे कंपनी डिसीजन लेती है वैसे ही सेबी डिसीजन लेती है। कैन आई से बाय वोट ऑफ मेजॉरिटी? सेबी के सारे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं। सेबी के सारे मेंबर्स क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। हर एक मैटर, जो भी मैटर है वो सेबी के मेंबर्स के सामने रखा जाता है। हर एक मैटर पे क्या होती है? वोटिंग होती है। और वोटिंग के आधार पे सेबी जो है अपना फैसला सेबी जो है वो अपना फैसला सुना देती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सेबी को तुरंत फैसला सुनाना है। सेबी को तुरंत फैसला सुनाना है, सेबी को तुरंत किसी ऑर्डर पे, या सेबी को तुरंत कोई ऑर्डर देना है। लेकिन यस लेकिन क्या है? सेबी का बोर्ड उस समय उपलब्ध नहीं है। सेबी के कुछ मेंबर्स बाहर गए हैं, कई लोग इंडिया के बाहर हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है और अर्जेंट स्थिति आ जाती है। तो हमने क्या करने का है? तो हमने एक सिंपल सा प्रोविजन बनाया है कि बच्चों अगर सेबी की एक्ट में, सुनिएगा ध्यान से, सेबी एक्ट में अगर कहीं कुछ और लिखा हुआ नहीं है तो, अगर सेबी एक्ट में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है तो बाबूजी इस केस में चेयरमैन वो सारे फैसले ले सकता है, चेयरमैन वो सारे काम कर सकता है जो पूरा सेबी का बोर्ड कर सकता है। तो हमने सेबी के चेयरमैन को हमने क्या दी हुई है? एक जनरल पावर दी हुई है। अगर सेबी एक्ट में कहीं कुछ और लिखा हुआ नहीं है, अगर सेबी एक्ट में कहीं कुछ और लिखा हुआ नहीं है, तो जो काम कौन कर सकता है? जो काम सेबी का बोर्ड कर सकता है वो काम कौन कर सकता है? सेबी का चेयरमैन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कर सकता है। इज एवरीवन विथ मी? श्योर? चलिए नाउ ध्यान से बच्चों, ऑल द डिसीजंस ऑफ सेबी के जो भी फैसले हैं, सेबी के जो भी फैसले हैं कि नए रूल्स कौन से बनाने हैं, नए रेगुलेशंस कौन से बनाने हैं, व्हाटएवर, कोई भी फैसले सेबी के हैं, जो भी फैसले सेबी के हैं, आर टेकन इन द मीटिंग ऑफ सेबी ऑन द वोट ऑफ व्हाट बेटा? मेजॉरिटी। सेबी के जो भी फैसले हैं वो आपको कैसे लेना है बच्चों? मेजॉरिटी के वोट पे। In case of equality of votes, the chairman shall have a right to cast. Cast मतलब देना. Second vote which shall be given in the interest of the securities market. If the chairman of SEBI is not attending the meeting, then any other person who is acting as chairman of that meeting will have a casting vote. So कहने का मतलब है SEBI की मीटिंग में कितने लोग इकट्ठे होंगे? मान लो एक चेयरमैन, आरबीआई वाला, कॉर्पोरेट अफेयर्स वाला, फाइनेंस वाला, प्लस 5 दूसरे लोग। कितने लोग हो गए टोटल? 9 लोग हो गए। पक्का 9 लोग हो गए। कोई फैसला लेना है तो कैसे लोगे फैसला? ये फेवर में है, ये फेवर में है, ये फेवर में है, ये फेवर में है, ये फेवर में। कितने लोग फेवर में है? 5, सॉरी, कितने लोग फेवर में बच्चों? 1 2 3 4 5 6 लोग फेवर में है। ये 3 लोग क्या हैं? तो क्या होगा? मैं मान लूं कि सेबी ये फैसला ले सकती है, पक्का। अब ये बच्चों, ये जो इंसान था वो एक दिन एब्सेंट हो गया, मान लो अगली मीटिंग में एब्सेंट हो गया, तो मान लो 4 फेवर में है और 4 क्या है? अगेंस्ट में है। 4 मेंबर फेवर में है और 4 मेंबर मान लीजिए अगेंस्ट में है, तो क्या होगा? ये हो गया इक्वालिटी ऑफ वोट। ये सुनो, इस केस में चेयरमैन के पास पावर है। किसके पास पावर है बच्चों?
अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाते हैं तो चेयरमैन के पास पावर है, चेयरमैन दूसरा वोट डाल सकता है। कौन सा वोट डाल सकता है? चेयरमैन। ओए अब डायरेक्टली तुम शाहरुख खान मत बन जाना, मैं तो चेयरमैन हूं, मैं डायरेक्टली 2 वोट डालूंगा। अरे नहीं रे बाबा, तेरे को दोनों वोट कब डालने का है? तेरे को दोनों वोट तब डालने का है जब इक्वालिटी ऑफ वोट हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो चेयरमैन डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि मैं 2 वोट डालूंगा। तो अच्छा, और अगर मान लीजिए सेबी का चेयरमैन एब्सेंट है तो उस मीटिंग में जो चेयरमैन की तरह काम करे, मान लो सेबी का चेयरमैन एब्सेंट है, तो जो आरबीआई के द्वारा नॉमिनेट किया गया इंसान है उसको सब लोगों ने बोला कि तुम चेयरमैन बनके मीटिंग को होल्ड करो, तो वो बंदा चेयरमैन बन जाएगा और उसके पास क्या होगा? सेकंड वोट डालने का अधिकार होगा। और जो तुम सेकंड वोट डालोगे, वो सोच के नहीं डालोगे जो तुमको सही लगता है। सेकंड वोट तुमको वही डालना है जिससे स्टॉक मार्केट की बेहतरी हो। आर गेटिंग माय पॉइंट? आपकी सोच जो भी हो सकती है, बट सेकंड वोट यू हैव टू कास्ट, एज अ केयर टेकर ऑफ द स्टॉक मार्केट। इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए आगे बढ़ जाइए। सेमी एक बोर्ड है, इसके फैसले मीटिंग में लिए जाएंगे मेजॉरिटी के डिसीजन से। बोर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं, कलेक्टिव बॉडी है और इसके फैसले लिए जाएंगे कैसे बच्चों? कलेक्टिव वोट ऑफ मेजॉरिटी से। नाउ इफ, अच्छा बच्चों एक और चीज आ रही है बच्चों, प्लीज हियर। अगर बच्चों ये ना आप कई बार आप देखोगे कि कोई इंसान, बच्चों ध्यान से देखिए, कई बार हम पढ़ते पढ़ते ये देखेंगे एक इंटरेस्टेड मेंबर, इसके बारे में हम हमेशा डिस्कस करेंगे। किसके बारे में बच्चों? इंटरेस्टेड मेंबर, इसके बारे में वी वुड ऑलवेज डिस्कस। हु दिस इंटरेस्टेड मेंबर इज? ये इंटरेस्टेड मेंबर कौन है ना बच्चों? 24 साल की एज थी मेरी। कितने साल की एज थी? 24 साल की एज थी, नया नया टीचिंग में आया था और उस समय मैं अपने बच्चों को बेटा भी नहीं बोलता था। बेटा वाला कंसेप्ट आया 27 के बाद। और मुंबई में था, 3 साल मुंबई में जॉब किया मैंने, तो 3 साल मुंबई में जॉब किया और लुक्खा बन के रहा। एक गर्लफ्रेंड नहीं बनी, पूरी कोशिश की कि एक लड़की तो पट जाए, बट एक लड़की नहीं पटी बच्चों। 24 की एज में आ गया बच्चों मैं। और जब 24 की एज में आया तो मेरी एक स्टूडेंट थी, स्टूडेंट का नाम था अश्लेषा माइकल, ऐसे करके नाम था बच्चे से। अति सुंदर, घोर सुंदर। मेरे पूरे विद्यार्थी जीवन, सॉरी, मेरे पूरे शिक्षक जीवन में इतनी रूप की रानी, चांद सा मुखड़ा, प्रभावती, लीलावती थी। और प्लान बन रहा था, और उस समय मैं स्टूडेंट्स का एकदम दोस्त था ना, 24 साल की एज थी, स्टूडेंट नॉर्मली 20-21 साल के थे, तो हम लोग साथ में, संडे को हम लोग साथ में लंच करते थे। कभी स्टूडेंट मेरे फ्लैट पे आए, और एक बैच में 10 बच्चे तो होते थे, तो स्टूडेंट से एकदम गहन दोस्ती हो जाती थी। ठीक है, सो बच्चों, अब एक लड़का हमारी क्लास में था जिसका नाम था रौनक, राजस्थान से था, रौनक बंसल। अभी शादी हो गई, 2 बच्चे होंगे उसके। तो रौनक एक लड़का था और एक मैं था, दुष्यंत जैन। हम दोनों में एक सिमिलैरिटी थी, अश्लेषा माइकल के लिए हम दोनों का दिल धड़कता था। रिगार्डिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? सो बच्चों, अब हम सब लोग बाइक से घूमने जा रहे थे लोनावला, या उस समय वो सब बहुत फेमस था, क्या, लवासा। तो लवासा घूमने जाने का प्लान था संडे का। अब बच्चों ये क्वेश्चन ये था कि अश्लेषा किसकी गाड़ी में बैठेगी? मैं टीचर था एंड आई वॉज सपोज टू प्रिसाइड, मुझे डिसाइड करना था कि अश्लेषा किस गाड़ी में बैठेगी, किसकी बाइक में बैठेगी। मेरे पास येलो कलर की करिश्मा होती थी उस समय,
मैंने अब सीएस बनने के बाद जो मेरे को स्टाइपेंड के पैसे मिले थे, वो स्टाइपेंड के पैसों को बचा बचा के मैंने हीरो होंडा करिश्मा खरीदी थी येलो कलर की। मेरा सपना था स्टूडेंट लाइफ में। तो बच्चों, फैसला मुझे लेना था कि अश्लेषा किसकी बाइक में बैठेगी, और रौनक हरामखोर को पता था कि मेरा दिल उधर है, तो वो बोलता नहीं दुष्यंत सर क्यों डिसाइड करेंगे। आप समझ रहे हो बच्चों, उस मामले में मैं क्या था, इंटरेस्टेड था। इंटरेस्टेड मतलब मेरा व्यक्तिगत हित था। तो कई बार ऐसा होता है जब आपके पास, कई बार ऐसा क्या होता है, तो बच्चों उस केस में क्या करना चाहिए, क्या बच्चों उस केस में, तो बच्चों मैंने यही डिसाइड किया। मैंने क्या डिसाइड किया कि मैंने बोला नहीं यार देखो, अश्लेषा के मम्मी पापा दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट हर। रौनक तेरा ड्राइविंग ठीक नहीं है, तू बहुत तेज चलाता है गाड़ी, तो अश्लेषा मेरे साथ ही बैठेगी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर। तो गधा क्या बोलता है, हाँ सर आपकी बहन जैसी है, आपको ख्याल रखना ही चाहिए। मैंने क्या बोलता बच्चों, मैं तो टीचर था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बच्चों क्या है इस केस में, सुनिए ध्यान से, इस केस में मैं क्या था, इंटरेस्टेड पार्टी था। और इंटरेस्टेड पार्टी जो होती है ना, उसका वोट एकदम फिक्स होता है, उसका वोट उसके फेवर में होगा, या इंटरेस्टेड पार्टी उस वहीं पे वोट डालेगी जहां पे उसका क्या है, फायदा है। तो हम यही पढ़ रहे हैं बच्चों, हम यही पढ़ रहे हैं, अगर if any member of SEBI is interested in any matter to be discussed by SEBI, then such member shall disclose his interest and shall not take part in discussions in that matter, and neither he should vote on such matter। और ना ही उसको क्या करना है उस मैटर पे। तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए, देखो अश्लेषा को मैं प्यार करता हूं, भले मैं उसका टीचर हूं, क्या हुआ टीचर का दिल नहीं होता क्या? ज्यादा डिफरेंस कहां है एज में, 4 साल छोटी है। हाँ नहीं 4 भी नहीं, मैं 24 का था, 24 साढ़े 24 का था, शी वॉज 19 और 20 की थी। हाँ 4 साल तो हो गए, सॉरी माफ करना। तो मैंने बोला नहीं भाई मैं नहीं जानता तुम्हें, और मैं बोला, और चूंकि मैं इंटरेस्टेड हूं उसमें, इसलिए मैं डिसाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डिसाइड करूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि वो मेरे पीछे ही बैठेगी। सो बच्चों सीधी सी बात है यार, अगर आप किसी मैटर में इंटरेस्टेड हो, आप सभी के मेंबर हो, और किसी मैटर में आप क्या हो, इंटरेस्टेड हो, तो आपको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेबी की मीटिंग में, सेबी की मीटिंग में यह फैसला हो रहा है कि दिलशाद स्टॉक ब्रोकर जो है, कौन है, दिलशाद नाम के स्टॉक ब्रोकर को स्टॉक मार्केट से डीबार कर दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए उसके ऊपर। दिलशाद मेरा साला है, मैं सेबी का होल टाइम मेंबर हूं, और दिलशाद क्या है, मेरा साला है। तो मीटिंग में जब फैसला होगा कि दिलशाद को मार्केट से निकाल दिया जाए, मैं फेवर में वोट डालूंगा या अगेंस्ट में वोट डालूंगा, अगेंस्ट में वोट डालूंगा। बच्चों खेत के बीच में नाला और धंधे के बीच में साला कभी नहीं आना चाहिए। तो बच्चों कहना ही से, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए कि देखो ये साला है मेरा, और प्लीज इस मैटर में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ऐसा क्लियर? लेकिन कई बच्चे, अच्छा इसको एक मैंने अच्छा एग्जांपल दिया है, अगर मान लो आप सेबी के नॉमिनेटेड मेंबर हो, किसके मेंबर हो, सॉरी आरबीआई के नॉमिनेटेड मेंबर हो, सेबी की मीटिंग में आरबीआई से रिलेटेड कुछ डिस्कशन, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो भाई आप इंटरेस्टेड हो और उस डिस्कशन में हिस्सा मत लो। ये एग्जांपल है, इज दैट क्लियर? और भाई साहब ओ मेरे प्यारे बच्चों, सब क्लियर है क्या, ऑनलाइन वाले बच्चों? अध्यापक जीवन अभय बोल रहा है, यस यस यस। हर्षित क्लियर है बेटा? श्योर क्लियर है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको उस मैटर में, उस मैटर से अपने आप को रेस्क्यू करना है, आपको अपने आप को बचाना है, उस मैटर में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। नाउ उसके बाद सेबी एक्ट 1992 ग्रांट्स द स्टेटस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट टू सेबी। ओए सेबी एक्ट 1992 सेबी को कौन सा स्टेटस देता है, बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस देता है, which has a perpetual succession with the capacity of holding, अरे यार, holding properties in its own name। सेबी एक्ट जो है वो सेबी को बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस देता है, सेबी के पास परपेचुअल सक्सेशन है, और सेबी प्रॉपर्टीज जो है वो अपने नाम पे क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। सेबी का हेड ऑफिस कहां पे होगा, द हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन मुंबई, लेकिन सेबी के पास पावर है कि वो अपने क्या कर सकती है, रीजनल ऑफिसेस क्या एस्टैब्लिश कर सकती है सेबी, दिल्ली मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता, इन तीनों जगहों पे क्या है बच्चों, सेबी के कौन से ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। नाउ अच्छा सेबी के पूरे अफेयर्स को मैनेज कौन करता है, जैसे कंपनी के पूरे अफेयर्स को मैनेज कौन करता है,
ओए, कंपनी के पूरे अफेयर्स को मैनेज कौन करता है? कंपनी क्या करेगी, कंपनी कैसे करेगी, कंपनी कब करेगी, कंपनी का बिजनेस क्या होगा, कंपनी के पूरे अफेयर्स को मैनेज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। सभी के पूरे अफेयर्स को मैनेज कौन करता है? द जनरल मैनेजमेंट, सुपरविजन, देख रेख, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब निर्देश देना, ऑर्डर देना, of SEBI will be done by the members of SEBI and all the powers and functions of SEBI can be exercised by its member। तो सब SEBI के मेंबर मतलब, ओए SEBI के मेंबर मतलब बोर्ड, पूरा बोर्ड। हाँ, मेंबर मतलब तुम ये मत समझना सिर्फ 5 होल टाइम 5 वाले मेंबर, एवरी मेंबर। तो SEBI का, तो जैसे कंपनी को उसके डायरेक्टर चलाते हैं, कंपनी को कौन चलाता है? उसके। वैसे ही SEBI के पूरे मामलों का ध्यान कौन रखेगा? SEBI सही कर रही है, गलत कर रही है, SEBI सही डिसीजन ले रही है, SEBI अपने फंक्शंस को बराबर से डिस्चार्ज कर रही है, SEBI इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, SEBI ने जिस जगह पे अपना ऑफिस बनाया उसका किराया SEBI बार-बार टाइम पे देती है, SEBI अपने अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन कर रही है, SEBI के पास सफिशिएंट स्टाफ है नहीं है, SEBI इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर रही है, SEBI अपने सारे काम अच्छे से कर रही है। किसकी जिम्मेदारी है ये? SEBI का जो बोर्ड है उसके मेंबर्स की ये जिम्मेदारी है। यस और नो? और SEBI के सारे पावर्स और फंक्शन कौन एक्सरसाइज करता है? उसके मेंबर्स। कहां? अकेले या मीटिंग में? मेंबर्स मीटिंग में। मेंबर्स, SEBI के मेंबर्स जो है पावर और फंक्शन एक्सरसाइज करेंगे। कहां पे एक्सरसाइज करेंगे? उसकी मीटिंग में। अच्छा, ये SEBI के जो ऑफिसर्स वगैरह ये कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? The term of office and other condition of service of chairman and members may be prescribed by the rules। कौन बनाएगा रूल्स? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को के पास पावर है सेक्शन 29 के अंदर। एक मिनट, अपने सिलेबस में नहीं आओ। SEBI के चेयरमैन का ऑफिस कितने साल का होगा? SEBI के मेंबर्स का ऑफिस कितने साल का होगा? ये अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में सिर्फ SEBI एक्ट है, रूल्स वगैरह नहीं है, तो अपने को कोई जानने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा बेटा चलो, कोई SEBI का कोई मेंबर में मस्ती कर रहा है बच्चों बहुत। SEBI का कोई तो मेंबर है, ही इज नॉट एक्टिंग इन करेक्ट मैनर, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुश नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं है? खुश नहीं है। मोदी के खिलाफ ट्विटर पे बार बार लिख रहा है कि गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया देश को, ये वो। SEBI का कोई तो मेंबर है, वो बच्चों बराबर गवर्नमेंट की लगा रहा है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट SEBI के मेंबर को निकाल सकती है? अरे हाँ या ना? देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय गिविंग कितने महीने का नोटिस? 3 months notice in writing or 3 months advance salary and allowance may terminate the service of chairman or members of SEBI. Even the chairman or member by giving 3 months notice in writing may relinquish their office। कहने का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको निकाल सकती है, कभी भी निकाल सकती है। नौकरी है भाई, ओए नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको नौकरी पे लगाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी तुमको कितने महीने का नोटिस देके? 3 महीने का नोटिस देके सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी तुमको नौकरी से निकाल सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सुनो, 3 महीने का नोटिस देके मतलब आज नोटिस दिया तो तुम छोड़ोगे कब? आज नोटिस दिया तो तुम छोड़ोगे कब? 3 महीने के बाद। सुनो, लेकिन मेरे को तुम्हारी शक्ल कल से नहीं देखनी, तो 3 महीने में जो तुमको सैलरी मिलती ना, वो सैलरी और जो भी अलाउंसेस मिलते, डियरनेस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, जो भी है, वो सब देके मैं तुमको कल से लात मार के निकाल सकता हूँ। यस और नो? और अगर तुमको छोड़ना है तो 3 महीने का नोटिस दो। कितने महीने का नोटिस दो? 3 महीने का नोटिस देके तुम भी छोड़ सकते हो। मतलब तुमने आज नोटिस मतलब रेजिग्नेशन, तुमने आज अगर रेजिग्नेशन दिया, तो कितने महीने के बाद छोड़ोगे? 3 महीने के बाद छोड़ोगे। ठीक है, चलो ये भी अपन ने पढ़ा है। देखो, अरे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है? अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन सेबी एक्ट 1992। बच्चों, ये JIGL का फर्स्ट लेक्चर अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि ये शब्द जो है बहुत बार यूज होगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन सेबी एक्ट। मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है? एवरीवन, वैभव, फ्रेंड फॉरएवर, सौम्या, हर्षित, यस आई वांट एन आमना, प्लीज मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन सेबी एक्ट, इसका मतलब क्या है?
अगर सेबी एक्ट के किसी प्रोविजन में कुछ लिखा नहीं है या फिर सेबी एक्ट के अंदर जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनमें कुछ लिखा नहीं, लेकिन मुझे पता है कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने उसके बगल में हिंदी में लिखा है। क्या? अगर सेबी एक्ट या सेबी के द्वारा बनाए गए रेगुलेशन में कुछ और लिखा हुआ नहीं है तो all the powers that are given to members of SEBI and all the functions of SEBI can also be exercised by whom? बच्चों, सेबी का चेयरमैन वो सारे पावर, वो सारे फंक्शन एक्सरसाइज कर सकता है जो सेबी के मेंबर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर सेबी का बोर्ड एक्सरसाइज कर सकता है। सो बेसिकली जब कोई मेंबर है, कोई मेंबर अपने ऑफिस पे नहीं है या सेबी का बोर्ड मिल नहीं सकता किसी डिसीजन को लेने के लिए, तो चेयरमैन के पास पावर है, चेयरमैन वो सारे फंक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन अगर मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सेबी एक्ट में कहीं पे लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है? सेबी एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी इंटरमीडियरी का लाइसेंस अगर आपको कैंसिल करना है, मान लो सेबी एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी इंटरमीडियरी का लाइसेंस कैंसिल करना है, तो वो फैसला सेबी की मीटिंग में ही लिया जाना चाहिए। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या वो फैसला चेयरमैन ले सकता है? क्या वो फैसला चेयरमैन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले सकता है? अरे हाँ या ना? नहीं ले सकता, क्योंकि यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है अगर सेबी एक्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो सेबी के रेगुलेशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अरे समझे क्या रे बाबा? सो जो काम सेबी कर सकती है वो उसके मेंबर्स भी कर सकते हैं और चेयरमैन खुद भी कर सकता है। सो बच्चों, जो काम सेबी कर सकती है वो कौन कर सकता है? उसके मेंबर भी कर सकते हैं, लेकिन मेंबर इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं। मेंबर को क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स कहां पे करेंगे वो काम? मेंबर्स मीटिंग में करेंगे, लेकिन चेयरमैन बिना मीटिंग के भी वो काम कर सकता है। ठीक है? अच्छा, एक और चीज याद रखिए बच्चों। बच्चों, मैंने, अगर आपको याद हो बच्चों, आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आपका कोर्ट में क्या चल रहा है? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों में। आपका अगर कोर्ट में क्या चल रहा है? कोई केस चल रहा है, और बच्चों आपको पता है ना, कोर्ट में जो आपका केस होता है वो कोर्ट की बेंचेस सुनती हैं। कौन सुनता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस है, मान लो। ठीक है? सो हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा था, हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा था, और हाई कोर्ट में आपका केस जो है वो 3 जजेस की बेंच सुन रही थी। ठीक है? एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर आपका हाई कोर्ट में केस चल रहा है और जो आपका हाई कोर्ट में केस चल रहा है उस केस की सुनवाई कौन कर रहा था? 3 जजेस की बेंच कर रही थी। ठीक है? सुनवाई के दौरान ये जो जज हैं ये मर गए, राम नाम सत्य हो गया इनका। सुनवाई के दौरान क्या हो गया? एक जज की डेथ होती है। अब बच्चे ध्यान से देखिए, अब कोर्ट में अगर किसी जज की डेथ हो जाए तो अब क्या होता है पता है? न्यू बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है। क्या होती है? न्यू बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी बच्चों। दैट टेक्स हेल ऑफ टाइम, उसमें बहुत सारा वक्त जाया हो जाता है, बहुत सारा टाइम चला जाता है। लेकिन सेबी क्या है? सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा था सेबी के बोर्ड में, सेबी के बोर्ड में, सेबी के पास आपका कोई तो केस चल रहा था। ठीक है? और जब केस चल रहा था तो सेबी का चेयरमैन भी था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, प्लस ये 5 लोग थे। ये सब लोग क्या कर रहे थे? ये सारे लोग मीटिंग में आते थे और आपके केस के ऊपर डिसीजन ले रहे थे कि आपके अगेंस्ट क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपका केस कहां पे चल रहा है? सेबी के सामने आपका केस चल रहा है। सुनो ध्यान से, आपके केस के दौरान ये 4 लोगों की डेथ हो जाती है। कोरोना आ गया, और ये कोरोना आ गया बच्चों, तो कोरोना के टाइम पे ये चारों बैंकॉक गए थे घूमने के लिए, और बैंकॉक से ये चारों कोरोना लेके आए। सिलेंडर ऑक्सीजन का मिला नहीं इनको,
और इनकी दर्दनाक मौत हो गई। मान लीजिए बच्चों, ठीक है। सो टोटल कितने लोग थे बच्चों? जो सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन था, मान लीजिए उसमें से 4 लोगों की क्या हो गई बच्चों? डेथ हो गई। नाउ अब बच्चों प्लीज सी हियर, प्लीज सी हियर, प्लीज सी हियर। अब मान लीजिए आपके कितने मेंबर बचते हैं? 1 2 3 4 5। स्टैट्यूटरी बॉडी में 2 जजेस ही डिसीजन देंगे। भाई कहां लिखा हुआ है ऐसा? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। प्लीज सी हियर। तो बच्चों मान लीजिए 5 बच गए। कितने लोग मर गए? 4 मर गए। बच्चों कैन आई से इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज अ वैकेंसी इन सेबी। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि देयर इज अ वैकेंसी इन सेबी? हाँ या ना? जो पहले आपका केस 9 लोग सुन रहे थे, अब आपका केस कितने लोग सुन रहे हैं? 5 लोग। अब एक और उसमें भी सुनो 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 सुनो, उसमें भी ये जो चेयरमैन है, ये जो है एबिलिटी, इंटीग्रिटी और स्टैंडिंग, इसमें ये तीनों चीज नहीं है। ये चेयरमैन आज से 10 साल पहले, ये जो चेयरमैन है आज से 10 साल पहले 5,000 रुपए चोरी करते हुए पकड़ा गया था। एफआईआर दर्ज है। 5,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था ये चेयरमैन। लेकिन फिर भी जब किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या अपॉइंट किया है? चेयरमैन। सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं था कि वो 5,000 वाले चोरी के केस में गया है, लेकिन फिर भी अपॉइंट हुआ है। अरे हाँ या ना? इसका मतलब इस चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में क्या है? देयर इज अ डिफेक्ट। अरे समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सो अभी 2 चीजें हो गई। क्या 2 चीजें हो गई? 2 चीजें हो गई हैं। क्या? पहला, चेयरमैन या फिर किसी मेंबर के अपॉइंटमेंट में क्या है? डिफेक्ट है। अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है मतलब गलत इंसान को अपॉइंट कर दिया है, गलत तरीके से अपॉइंट कर दिया है। दोनों। हाँ? या फिर या फिर या फिर वैकेंसी है, या फिर क्या है? वैकेंसी है। अगर कोर्ट होता तो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता, बट हमेशा याद रखिए सेबी के यहां पे अगर किसी केस की, अगर कोई मामले की सुनवाई चल रही है और ये पता चलता है, क्या पता चलता है? कि अगर कुछ वैकेंसी हो जाए या फिर किसी इंसान के अपॉइंटमेंट में क्या था, किसी प्रकार का डिफेक्ट था, हमेशा याद रखिए इन चीजों से सेबी की सुनवाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोसीडिंग्स बिफोर सेबी, जो प्रोसीडिंग्स चल रही, प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही, प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? जो कार्यवाही सेबी के समक्ष चल रही है वो कार्यवाही यथावत चलती रहेगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्टैट्यूटरी बॉडीज में जो फैसले जल्दी आते हैं उसका रीजन है? तो देखिए क्या लिखा है, any vacancy in the board of SEBI or any defect in appointment of any member of SEBI or any irregularity in the procedure followed by SEBI which does not affect what beta, which does not affect the merits of the case. Merits of the case मतलब केस के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, केस के जो इंपॉर्टेंट सबूत हैं, केस के जो इंपॉर्टेंट सबूत हैं of case shall not affect the proceeding and decisions of the SEBI. तो सेबी का कोई भी मेंबर मतलब इंक्लूडिंग चेयरमैन या फिर सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो सेबी की बॉडी है उसमें अगर कोई वैकेंसी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन बच्चों अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या लिखा है? दैट डज नॉट अफेक्ट, मतलब यहां पे क्या होना चाहिए? सेबी के यहां पे जो डिफेक्ट हो रहा है, अपॉइंटमेंट में जो डिफेक्ट था, ये जो वैकेंसी है, ये ठीक है चलता है, बट इससे केस के फैक्ट्स का कोई लेना देना होना, इससे केस के फैक्ट का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। समझाऊं? एग्जाम्पल दे दूं? बच्चों अब ये 4 लोग थे, अगर आपको पता है ये 4 लोगों की डेथ हुई, याद है आपको?
और बच्चों सेबी के सामने मेरा केस चल रहा था, सेबी मुझे स्टॉक मार्केट से प्रतिबंध करना चाहती थी। मैं हर्षद मेहता हूं। मैं कौन हूं? एग्जाम्पल है, मैं हर्षद मेहता हूं, मेरा केस चल रहा है। बच्चों मैंने क्या किया पता है? मैंने केस के पूरे सबूत, मैं हर्षद मेहता हूं, मेरे पास जो भी सबूत है केस की, मेरी बैलेंस शीट, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने जितने भी शेयर्स में ट्रेड किया तक, सब पूरे सबूतों को मैंने एक पेन ड्राइव में रखा था, और वो पेन ड्राइव मैंने इस इंसान को दी थी। और इस इंसान की क्या हो गई, और मेरे पास सबूत है कि मैंने इस इंसान को दी थी। इस इंसान की क्या हो गई है? डेथ हो गई है, और वो जो मैंने पेन ड्राइव दी थी उसका डेटा मेरे पास दूसरा कॉपी भी नहीं है। तो क्या हो सकता है इस केस में? ऐसा हो सकता है कि सुनवाई रुक जाए या कुछ तो गड़बड़ हो जाए। तो समझना, अगर मान लीजिए सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है, सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कोई डिफेक्ट है, या फिर सेबी में कोई वैकेंसी है बच्चों, इस चीज से और इस डिफेक्ट का या इस वैकेंसी का जो केस चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? सेबी की प्रोसीडिंग थम जाएगी, रुक जाएगी, या सेबी की प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी? इज एवरीवन विथ मी? सबको ये प्रोविजन समझा है जितने लोग यहां पे हैं? इज एवरीवन क्लियर विद द पॉइंट? अभय, जीतू, अरे क्लियर है क्या सबको? जल्दी बताओ, नहीं है तो मैं फिर से समझाऊं। प्लीज टेल मी एवरीवन वेदर इट्स क्लियर और नॉट। पक्का? एक्टिव हो, थोड़ा सा एक्टिव हो, थोड़ा उंगलियों का यूज करो, हथेली का यूज करो, थोड़ा और कामों के लिए बहुत यूज करते हो, थोड़ा सा टाइप करो सही तरीके से। पक्का मयंक? थैंक यू मेरी जान। शुभम, थैंक यू सो मच। चलिए एक बार फिर से समझ लो, अगर सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है, या फिर सेबी के यहां पर कोई वैकेंसी है, जिस डिफेक्ट का, जिस वैकेंसी का केस से कोई लेना देना नहीं है, केस के फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, केस के तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, 4 लोग थे सुनवाई में आते थे, मर गए, उनका कोई लेना देना नहीं है केस के फैक्ट से, इससे सेबी की कार्यवाही रुकने वाली नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चों सेबी के पावर्स और सेबी के फंक्शंस क्या हैं? प्लीज सी हियर बच्चों, प्लीज सी हियर, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। अब मैं बेसिकली डायरेक्टली कहां पे आ गया हूं बच्चों? नाउ आई एम डायरेक्टली टू सेक्शन 11। बच्चों सेक्शन 11 सुनो ध्यान से, सेबी एक्ट में कोई सेक्शन आप याद रखो ना रखो, सेबी एक्ट की बात कर रहा हूं, सेक्शन 11 जरूर याद रखना। ठीक है, सुनो, सेक्शन 11 याद रखना और सेक्शन 15 भी याद रखना। ये 2 सेक्शन जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं। नाउ प्लीज हियर बच्चों, सेक्शन 11 क्या है? नाउ प्लीज हियर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। सुनिए ध्यान से, सेबी का पावर क्या है, सेबी का फंक्शन क्या है, सेबी क्या करेगी, सेबी क्या नहीं करेगी, सेबी को क्यों बनाया गया है, ये सारी चीजें हमको कहां से समझेंगी बच्चों? सेक्शन 11। अगर हमने सेक्शन 11 कर लिया तो समझना इस चैप्टर का हमने 30-40% कंप्लीट कर लिया बच्चों। सो सेक्शन 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मुझसे कोई पूछे, कि दुष्यंत सर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, इधर देखिए बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब नहीं आएगा बट बहुत कॉमन सी चीज है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी? सेबी के क्या क्या फंक्शन है? चलिए सबसे पहले तो मुझे बताइए, सेबी के 3 एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, और आएगा तो बढ़िया 8-10 पॉइंट लिख कर आना कि भाई सेबी के फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहला, इन्वेस्टर को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। स्टॉक मार्केट को क्या करना? स्टॉक मार्केट को क्या करना? ये तो आप आंख बंद करके लिख दोगे कभी भी। अब बताइए इसके अलावा और क्या क्या फंक्शंस हैं? इधर देखिए,
और बताइए ये 3 तो फंक्शन हो गए, इसके अलावा सेबी के और कौन कौन से फंक्शन है? इधर देखो, मैंने आपको बताया था, आपको याद हो, इतनी सारी इंटरमीडिएटरीज काम करती हैं स्टॉक मार्केट में। डू यू रिमेंबर? स्टॉक ब्रोकर हो, मर्चेंट बैंकर हो, रजिस्ट्रार टू शेयर ट्रांसफर एजेंट हो, दुनिया भर की इंटरमीडिएटरीज जो है स्टॉक मार्केट में काम करती है। और मैंने आपको बताया था कि जितने फ्रॉड होते हैं स्टॉक मार्केट में, कहीं ना कहीं ये इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होती हैं। कहीं पे स्टॉक ब्रोकर इन्वॉल्व होगा, कहीं पे मर्चेंट बैंकर इन्वॉल्व होगा, कहीं पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होगा। बच्चों कैन आई से सेबी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन सारी इंटरमीडिएटरीज को अपने साथ क्या करना, रजिस्टर द इंटरमीडिएटरीज। उसके बाद अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर ट्रेडिंग होती है? स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर शेयर्स ट्रेड होते रहते हैं, हाँ या ना? पक्का? जो भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रही है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस हो रहा है, बिजनेस मतलब ट्रेडिंग हो रही है, उस पूरी ट्रेडिंग को क्या करना, सुपरवाइज करना, ये देखना कि कोई फ्रॉड या कुछ उल्टे सीधे काम ना हो। उस पूरी ट्रेडिंग को रेगुलेट करना, रेगुलेट करना मतलब नियंत्रित करना। नियंत्रित कैसे करना? नियम बना के कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग, सुनिएगा ध्यान से, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे होगी। एक इंसान एक दिन में मैक्सिमम कितने रुपए के शेयर खरीद सकता है? एक इंसान शेयर बेच कैसे सकता है? एक इंसान ने अगर आज शेयर खरीदे हैं तो वो शेयर उसको कितने दिन के अंदर मिलेंगे? फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे होगी? रेगुलेट द ट्रेडिंग, रेगुलेट द ट्रेडिंग। कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है उसको क्या करना बच्चों? रेगुलेट करना। उसके बाद कंटिन्यूअस क्या करते रहना बच्चों? रिसर्च करते रहना। कहां पे? अबे कहां पे रिसर्च करते रहना? स्टॉक मार्केट में रिसर्च करते रहना कि स्टॉक एक्सचेंज को और इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, स्टॉक एक्सचेंज को और बेहतर कैसे किया जाता है। इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। ये तीनों भी कौन करता है? ये तीनों भी कौन करता है? सेबी करती है। ठीक है, तो ये सारे काम क्या है बच्चों? ओए ये सारे काम क्या है? ठीक है, अब एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ध्यान से सुनना। फ्रॉड्यूलेंट, मैनिपुलेटिव, अनफेयर जो ट्रेडिंग होती है उसे क्या करना? अरे क्या करना? उसे रोकना। बच्चे एक मिनट, चलिए अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल, बच्चे एक मिनट। बहुत सारे बच्चे जो सेबी पढ़ते हैं, जो एसएलसीएम का पेपर पढ़ते हैं और मॉड्यूल से पढ़ते हैं, और जब ये वर्ड आता है कौन सा? फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, अनफेयर ट्रेडिंग और मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग, ये पढ़ते हैं बट समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा है यार। बच्चों ध्यान से देखिए सॉरी बच्चों, ध्यान से देखेंगे मैं आपके साथ बच्चों। एक फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग, अनफेयर ट्रेडिंग, इसको डायरेक्टली कहीं अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, मतलब समझ में नहीं आता। और सुनो, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, अनफेयर ट्रेडिंग, ये टर्म बहुत ब्रॉड है। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। इसके अंदर क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं, ठीक है? आई विल शेयर सम एग्जांपल्स विथ यू, प्लीज हियर। और ये जो मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, ये कुछ सेबी के द्वारा पास किए गए डिसीजंस के आधार पे कर रहा हूं। आई एम शेयरिंग सम एग्जांपल्स, बट ये एग्जांपल मैं किसके आधार पे शेयर कर रहा हूं? सेबी ने कुछ केसेस में कुछ डिसीजंस पास किए हैं, सुनो ध्यान से। अब बच्चों, एक स्टॉक ब्रोकर था राम और एक स्टॉक ब्रोकर था श्याम। सो बच्चों, देयर वर टू स्टॉक ब्रोकर्स। पहले स्टॉक ब्रोकर का नाम क्या था बच्चों? व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट स्टॉक ब्रोकर? पहले स्टॉक ब्रोकर का नाम था, फर्स्ट स्टॉक ब्रोकर का नाम था राम, दूसरे स्टॉक ब्रोकर का नाम था श्याम। इन लोगों ने बोला चलो यार आज कुछ तो तूफानी करते हैं।
आज कुछ तो क्या करते हैं, तूफानी करते हैं। चलो ठीक है, करते हैं तूफानी। एक स्टॉक था पिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक शेयर था जिसका नाम क्या था बच्चों, पिया इंडस्ट्री लिमिटेड। एकदम कुत्ती और कमीनी कंपनी थी। शेयर का प्राइस कितना था, ओए शेयर का प्राइस कितना था, 2 रुपए। नो बायर नो सेलर। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए सारे लोग। तो पिया लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी के शेयर में देयर इज नो बायर देयर इज नो सेलर। ये कंपनी कहां पे लिस्टेड है, ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बट इस कंपनी के शेयर्स में ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कंपनी एकदम ही निहायती घटिया कंपनी है। इस कंपनी का बिजनेस क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं, स्टॉक मार्केट में जो क्या होता है, नए नए जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो ऐसे ही शेयर्स खरीदने की सोचते हैं जिसका शेयर कितना हो, 1 रुपए 2 रुपए, सस्ते शेयर ना, एक रहता है कि यार सस्ते शेयर खरीदो। लेकिन कोई भी इंसान जब आता है शेयर खरीदने तो देखता है कि 2 रुपए का शेयर है, तो अगर मैं बायर हूं, अगर मैं बायर हूं तो मैं बाय कब कर सकता हूं, जब मार्केट में ऑलरेडी क्या है, सेलर है। एम आई करेक्ट, ओके। तो बच्चों पिया लिमिटेड के शेयर्स में ट्रेडिंग बंद हो गई थी। क्यों बंद हो गई थी, क्योंकि ना कोई बायर था और ना कोई, और अगर बायर आते भी थे, मान लो एक दो इक्का दुक्का बायर आ भी गए, तो कोई सेलर तो था ही नहीं। देयर वाज नो सेलर, क्या करने का भी। सो ये राम और श्याम, ये 2 ब्रोकर्स थे। इन्होंने बोला कुछ तो तूफानी करते, आग लगाते हैं, आग लगाते हैं। तो बच्चों राम क्या बन गया, बायर बन गया। श्याम ने कहीं से 10,000 शेयर जुगाड़े, किसके, पिया के कितने शेयर जुगाड़े, 10,000 शेयर जुगाड़े, ठीक है। श्याम ने पिया इंडस्ट्री के 10,000 शेयर जुगाड़े। अब सुनना ध्यान, राम बन गया बायर और श्याम बन गया सेलर। राम ने पिया इंडस्ट्री के 10,000 शेयर खरीदे, किससे, श्याम से। अब शेयर किसके पास आ गए, राम के पास। राम के ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, कहां पे शेयर आते हैं, ट्रेडिंग। अब शेयर इसके पास आ गए। श्याम ने राम से खरीदे 10,000 शेयर, इसने इससे खरीदे, इसने इससे खरीदे, इसने इससे खरीदे। एक दिन में, एक दिन में टोटल 7 लाख ट्रेड्स हुए। कितने शेयर्स के, 10,000 शेयर्स ही थे। लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में देखो तो उस दिन ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हो गया, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हो गया, ट्रेडिंग वॉल्यूम इज 7 लाख इंटू 10,000 शेयर्स, 70 लाख, 7 करोड़, 70 करोड़। ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हो गया, 700 करोड़ शेयर्स नहीं, 70 करोड़ शेयर्स का क्या हो गया, ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया। शेयर का प्राइस, जो 2 रुपए का शेयर का प्राइस सुबह था, शाम होते होते कितना हो गया, 6 रुपए हो गया। दुष्यंत सर कैसी बातें करते हो, 6 रुपए कैसे हो गया। जब राम ने पहली बार किससे खरीदा, श्याम से खरीदा, कितने में खरीदा। अब जब श्याम ने वापस से ये शेयर राम ने खरीदा, तो सुनो सुनो, जब श्याम ने वापस से ये शेयर कैसे खरीदा, तो राम बोलता है क्या, राम बोलता है मैं नहीं बेचूंगा, 2 रुपए में तो मैं बेचने वाला हुई नहीं, मैं 3 रुपए बेचूंगा। तो अरे आप समझ रहे हो क्या, दोनों की सेटिंग थी। ये जो प्राइस मांग, क्योंकि मार्केट में और कोई बायर और सेलर था ही, दे ऑल वर स्लीपिंग। लेकिन शाम को जब स्टॉक मार्केट बंद हुआ, जब स्टॉक मार्केट क्या हुआ, बंद हुआ, तो देखा कि साला जिस शेयर को कुत्ता नहीं पूछता था, उस शेयर में कितने करोड़ की ट्रेडिंग हुई है, 7 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है। और कई भिखारी लोग
ओ, 2 रुपए का शेयर सुबह था, शाम को 6 रुपए का हो गया, एक दिन में 300% रिटर्न मिला बाबूजी। अब नेक्स्ट डे न्यूज चैनल वाले एक्टिव हो जाएंगे, अनिल सिंह भी आ जाएगा। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये शेयर में इतना। नेक्स्ट डे तुम सब लोग कूदोगे, तुम सब लोग कूदोगे ये सोच के कि 6 रुपए का शेयर है, मैं 50 रुपए में बेचूंगा। और बिल्कुल सही होगा, जब सब लोग कूदेंगे, जिस शेयर को कुत्ता नहीं पीस रहा, जिन लोगों के पास वो शेयर ऑलरेडी 10 साल से था, जिन लोगों ने वो शेयर 500 रुपए में खरीदा था, वो सब तो मौका ही ढूंढ रहे थे ना। उस दिन उन सब लोगों ने अपना स्टॉक खाली किया, तुम लोगों ने खरीद लिया, राइट। चला 1-2 8-10 दिन तक चला, गेम बढ़िया चला। सेबी को पता चलता है कि अचानक से शेयर का प्राइस इतना बढ़ क्यों रहा है। सेबी ने क्या किया, मॉनिटर करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, इंक्वायरी करना शुरू किया सेबी ने। लेकिन जब तक सेबी की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती, तब तक ये शेयर कितने पे भाग गया था, 100 रुपए में। राम और श्याम ने तो करोड़ों रुपए कमा लिए। अब फिर देखा कि साला कंपनी में ऐसा क्या हो गया जो शेयर 100 रुपए का हो गया। कुछ नहीं हुआ, कंपनी तो आज भी घटिया कंपनी, बिजनेस बंद। गेटिंग माई पॉइंट। फिर जब एक बार गुब्बारा फटा तो वापस से शेयर 10 पैसे का हो गया। इस प्रोसेस के दौरान कितने लोग करोड़पति बने होंगे और कितने लोग बर्बाद हो गए होंगे। बच्चों मुझे बताइए, जो सबसे पहली बार हुआ, राम और श्याम ने जो किया था, क्या राम और श्याम तुमको वही दिखा रहे थे जो एक्चुअली में था, या फिर राम और श्याम ने कुछ तो आर्टिफिशियल डिवाइस यूज किया था। डिड यू गेट माई पॉइंट। क्या मैं बोल सकता हूं कि इट इज अ मैनिपुलेशन, इट इज फ्रॉडलेंट थिंग, हाँ या ना बच्चों। तो इसको बोलते बच्चों। और आपको पता नहीं है, स्टॉक मार्केट में ये जो मैं बोल रहा हूं, कोई भी स्टॉक मार्केट में जो थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग करता है, वो बोल देगा कि दुष्यंत सर ये चीज तो बहुत ज्यादा होती है स्टॉक मार्केट में। ये जो 1-2 रुपए वाले स्टॉक्स होते हैं, इनको पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनी स्टॉक। अरे सबको समझा क्या जो मैं बोल रहा हूं, ये जो कहानी मैंने बताई सबको समझा कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो बच्चों बेसिकली ध्यान से देखिए, तो हमेशा याद रखिए सेबी का सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये सेबी के पास सेबी के बहुत सारे फंक्शन, सेबी के क्या है बच्चों, सेबी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट सेबी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग। अच्छा, ये जो मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग थी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये मैनिपुलेटिव भी है, फ्रॉडलेंट भी है, अनफेयर भी है। तो सेबी का एक बहुत बड़ा काम है कि ये सारी ट्रेडिंग्स को क्या किया जाए, रोका जाए। तो एक बार सेक्शन 11 देखिए सब लोग। हर्ष पक्का समझे बेटा, जीतू, अभिषेक, आकांक्षा, चलिए नाउ अब एक बार अपन रीड करते हैं, देखते हैं सेक्शन 11 क्या है। सेक्शन 11 ग्रांट्स पावर टू सेबी टू टेक वेरियस मेजर्स। सेक्शन 11 जो है वो सेबी को पावर देता है कि सेबी बहुत सारे मेजर्स ले मतलब कदम उठाए। किस चीज के लिए, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, भाई इन्वेस्टर के हित में काम करती है सेबी। डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट को डेवलप करती है। रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, रूल्स और रेगुलेशन के जरिए स्टॉक मार्केट की गतिविधियों को क्या करती है, रूल्स और रेगुलेशंस के जरिए स्टॉक मार्केट में होने वाली गतिविधियों को क्या करती है, सेबी नियंत्रित करती है। सेक्शन 30, अब यहां पे सेबी एक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कौन सा, सेक्शन 30, जो सेबी को पावर देता है। क्या पावर देता है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सेबी हर एक रेगुलेशन बना सकती है। क्या बना सकती है, रेगुलेशंस बना सकती है। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी जो है अलग अलग रेगुलेशंस बना सकती है। एक मिनट, अच्छा उसके बाद सेबी इज ऑथराइज्ड टू टेक फॉलोइंग मेजर। सेबी और कौन कौन से मेजर ले सकती है, सेबी रेगुलेट्स व्हाट बेटा, सेबी रेगुलेट्स बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। सेबी रजिस्टर्स होम बच्चों various capital market intermediaries, prohibit insider trading, unfair trading, fraudulent trading and manipulative trading. SEBI promotes whom बच्चों, इन्वेस्टर को एडुकेट करने के लिए, इन्वेस्टर को ट्रेन करने के लिए। ओए सेबी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देती है ना इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टीवी में इन्वेस्टर की अवेयरनेस बढ़ाती है सेबी। उसके बाद सेबी कैन डू इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ होम बच्चों, ये स्टॉक मार्केट के इंटरमीडिएटरीज बराबर से काम कर रही है नहीं कर रही है, इस चीज के लिए सेबी क्या कर सकती है, इंस्पेक्शन, ऑडिट, ये सारी चीजें भी क्या कर सकती है, सेबी इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो सेबी के पास ये सारी चीजें हैं, पावर्स हैं। अब बच्चों बेसिकली मैंने आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं,
बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग क्या है, मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं एग्जांपल्स के साथ। बट बच्चों इधर देखो, when a person fraudulently convinces any person to buy, sell or subscribe any security, such kind of trading may be referred as fraudulent, unfair or manipulative trading। इधर देखो, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, क्या उसमें राम और श्याम ने, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या उस एग्जांपल में राम और श्याम ने मेरे को, आपको, हम सबको कन्विंस किया था कि ट्रेड करो? कैसे कन्विंस किया था? बबल क्रिएट करके, आर्टिफिशियल ट्रेड्स क्रिएट करके, वॉल्यूम बढ़ा के कि यार साला जिस शेयर को कुत्ता नहीं पूछता था, उस शेयर में 7 करोड़ की ट्रेडिंग कैसे हो गई? समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? चलिए, तो जब एक इंसान फ्रॉडुलेंटली, धोखे का यूज करके, किसी ऐसे डिवाइस का यूज करके, डिवाइस भी बोलते हैं, फ्रॉडुलेंट डिवाइस का यूज करके कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को क्या कर लेता है? कन्विंस कर लेता है स्टॉक्स में क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। The term fraudulent, unfair and manipulative practices are very broad terms and these terms can be understood with the help of following example। एक मिनट, क्या हम ये बोल सकते हैं कि fraudulent trading का मतलब सिर्फ ये है, ये है, ये है? These are very broad terms। हर्षद मेहता ने जो किया वो भी fraudulent trading था सारा, manipulation, entirely manipulation। मैनिपुलेशन का मतलब सच छुपा के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करना। सो फ्रॉडलेंट मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग भी फ्रॉडलेंट हो सकती है। मैंने जो अभी बताया इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल ट्रेडिंग भी मैनिपुलेटिव हो सकती है। इनसाइडर ट्रेडिंग भी मैनिपुलेट हो सकती है। तो फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग की जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। नंबर 1, two stock brokers made continuous buy and sell in the stock of Alok Limited amongst them, due to which it appeared to public that trading volume is high in that script। script मतलब ओए, लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, लिस्टेड कंपनी के जो क्या होते हैं, लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कहानी। स्क्रिप्ट, SCRIP, स्क्रिप्ट। But in reality, apart from the trades made by the brokers, there were no other trade in scrip of Alok Limited। SEBI decided that it is the case of what beta? Manipulation। and ताकि लोगों को क्या दिखाया जाए? लोगों के मन में एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट किया जाए। क्या फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट किया जाए? कि इस कंपनी के शेयर्स में काफी ज्यादा क्या हो रही है? ट्रेडिंग हो रही है। शेयर्स आपस में खरीदना बेचना, ये दिखाने के लिए कि जबरदस्त ट्रेड हो रहा है स्टॉक में, और लोगों को आकर्षित करना। लोगों को क्या करना? जो बेचारे गरीब इन्वेस्टर्स हैं, आम निवेशक हैं, उनको आकर्षित करना कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी ट्रेड करो, मजा आएगा। चलिए, हर्षिल इज आस्किंग सर, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कंपनी के पास जाता है? नहीं नहीं हर्षिल, इट्स अ लॉन्ग सिस्टम। आपके बेसिक थोड़े से हमको करेक्ट करने पड़ेंगे, तब आपको समझेगा। डोंट वरी, कंपनीज एक्ट में जब ये पढ़ोगे थोड़ा सा कि कंपनी को पैसे मिलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल होता है, विल अंडरस्टैंड। स्टॉक एक्सचेंज एक माध्यम है जिसके थ्रू कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो पैसे किसको मिलते हैं? कंपनी को मिलते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ शेयर्स क्या होते हैं? ट्रेड होते हैं। चलिए, तो पहला हो गया। दूसरा, द CEO ऑफ द कंपनी मेड अनाउंसमेंट दैट कंपनी इज हैविंग ह्यूज प्रॉफिट्स इन कमिंग क्वार्टर। CEO ऑफ द कंपनी जो है प्रेस के सामने आया, और उसने प्रेस के सामने क्या स्टेटमेंट दिया? ओए, कंपनी का CEO जो है वो प्रेस के सामने आया और उसने क्या स्टेटमेंट दिया? भयंकर प्रॉफिट होने वाला है इस बार, कंपनी की मां बहन हो जाएगी प्रॉफिट की। तो बस, लेकिन जैसे ही CEO ने बोला कि इस साल प्रॉफिट जबरदस्त होने वाला है, कंपनी का शेयर क्या हो गया? भाग गया एकदम। शेयर प्राइस इंक्रीज, बट व्हेन रिजल्ट्स केम आउट, लॉस वाज शोन, इट वाज कंसीडर्ड एज व्हाट बेटा? क्या ये मैनिपुलेशन है? झूठी पिक्चर दिखाना, डर्टी पिक्चर दिखाना। और देखो, स्टॉक ब्रोकर्स कमिंग टुगेदर and mutually deciding that they will recommend particular stock to their clients and will move the price of the stock upwards। it's a manipulation। कहने का मतलब क्या है? 10 स्टॉक ब्रोकर एक जगह पे इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या कहा? देखो भाई,
ट्राइडेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टिल, कौन सी कंपनी? हम 10 ब्रोकर हैं, हम जान लगा देंगे आने वाले 15 दिन तक ट्राइडेंट के शेयर को भगाएंगे, हम लोगों को रेकमेंड करेंगे कि ट्राइडेंट खरीदो। अरे क्यों रेकमेंड करोगे? क्या वो अच्छी कंपनी है? नहीं। आउट ऑफ फ्लिक हम क्या करेंगे? ट्राइडेंट को रिकमेंड करेंगे और ट्राइडेंट का ही स्टॉक भगाएंगे। क्या नहीं से आप किसी एक स्टॉक को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो? अच्छा, क्या उसके कोई फंडामेंटल है? नहीं। हम बोलेंगे कि नहीं तुम क्या बोलोगे? नहीं कंपनी बहुत अच्छी है ये वो, लेकिन क्या ये सच है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टॉक ब्रोकर अगर इकट्ठे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम यही स्टॉक रेकमेंड करेंगे अपने क्लाइंट्स को और सबको यही खरीदवाएंगे, इट्स अ मैनिपुलेशन, इट्स अ स्टॉक ब्रोकर मीटिंग विथ लीडर ऑफ वर्कर्स यूनियन। स्टॉक ब्रोकर किससे मिलने जाता है? कंपनी की जो वर्कर यूनियन है उसका जो लीडर है उससे मिलने जाता है, एंड आस्किंग हिम टू अनाउंस दैट स्ट्राइक विल हैपन इन द कंपनी। हर्षद मेहता, एक स्टॉक ब्रोकर जो है वो क्या करता है? वो एक मिल के लीडर से, एक लीडर से मिलने जाता है, एक यूनियन लीडर से मिलने जाता है और उस यूनियन लीडर को क्या बोलता है कि तू कल अनाउंस कर। क्या अनाउंस कर? कि कंपनी में हम क्या करने वाले हैं, जबरदस्त स्ट्राइक करने वाले हैं। अब मुझे बताइए, जैसे ही स्ट्राइक की न्यूज मार्केट में आएगी क्या होगा? कंपनी का शेयर बढ़ेगा या गिरेगा? धर 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 धर। कंपनी के स्टॉक का प्राइस खटाखट 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 गिर जाएगा। लेकिन क्या स्ट्राइक हुई एक्चुअली में? स्ट्राइक तो हुई नहीं। स्ट्राइक तो, डोंट यू थिंक सो इट्स अ मैनिपुलेशन? जब शेयर का प्राइस गिरा होगा तो आपने खरीद लिया होगा। मैनेजमेंट मीटिंग विद द मीडिया हाउसेस एंड ट्राइंग टू क्रिएट रूमर्स अबाउट द कंपनी कैन ऑल्सो अमाउंट टू मैनिपुलेशन। मुकेश अंबानी ने आज तक वालों को बुलाया और बोला कि न्यूज दिखाओ कि रिलायंस को या रिलायंस में गूगल 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। जबकि क्या ये बात सही है? आप टीवी में दिखाओ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी कंपनी है। सो एक कंपनी मीडिया हाउस से मिलती है और मीडिया हाउस को बोलती है कि उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज चलाई जाए, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कुल मिलाकर आप शेयर के प्राइस से अगर गलत तरीके से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो ये मैनिपुलेशन कहला सकता है। स्टॉक के प्राइसेस को अगर आप गलत तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, स्टॉक के प्राइसेस को आप क्या करते हो? गलत तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, तो इट अमाउंट्स टू व्हाट बेटा? इट अमाउंट्स टू मैनिपुलेशन। इज दैट क्लियर? भाई बहला फुसला कर किसी के शेयर्स खरीद लेना या बिकवा देना गोलमाल है, यही है मैनिपुलेशन। सही मायने में मैनिपुलेशन का मतलब सच छिपाना होता है। सो मैनिपुलेशन, फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, देन अपना अनफेयर ट्रेडिंग, मतलब क्लियर है सबको? अरे भाई इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, और क्या दूं? कैटरीना लाके दे दूं क्या तुम्हारे हाथ में? अरे क्लियर है क्या दोस्तों? श्योर? चलो बस करेंगे आज के लिए। चलो अभी फटाक से थोड़ा सा लिख लेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। टिंग 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 टिंग। कल कहां तक लिखा था? लास्ट पॉइंट क्या था कल का? चलो थोड़ा सा और लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, all the decisions of SEBI are taken in meetings of SEBI। SEBI के सारे फैसलों को कहां पे लिया जाता है? SEBI की मीटिंग्स में। on the vote of majority, in case of equality of votes, the chairperson has the casting vote, which should be exercised
in the interest of securities market. चलिए, unless otherwise stated in SEBI Act, all the decisions and functions of SEBI and members of SEBI can be discharged. Can be discharged मतलब निभाए जा सकते हैं by the chairperson of SEBI. The central government, by giving 3 months notice or 3 months advance salary, can remove the members of SEBI, and members of SEBI can also resign by giving 3 months notice in writing to the central government. ठीक है, the functions of SEBI includes, SEBI के क्या क्या functions हैं? Protecting investor, developing and regulating securities market, prohibiting fraudulent, unfair, manipulative, and insider trading. Regulating the business of stock exchange, registering intermediaries and regulating them. इंटरमीडियरीज को रजिस्टर करना और उनको रेगुलेट करना. रेगुलेट मतलब उनकी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखना. मेकिंग वेरियस regulations in relation to securities market. ब्रैकेट में लिखना सेक्शन 30 ऑफ सेबी एक्ट पावर देता है. कंडक्टिंग रिसर्च इन सिक्योरिटीज मार्केट, conducting inquiry, inspection,
and investigations. चले, that's it. बस बच्चों, सो आज के लिए बस करेंगे बच्चों. विल रेस्ट फॉर द डे. चलिए, थैंक यू एवरीवन. रश्मि, आकांक्षा, निशित, हर्षित, हर्षिल, हर्ष मेरे भाई, दानिश, पुनीत, ईशान, ऋतिक, संदीप, गोकर्णी बेटा, शुभम, किरण, आकांक्षा, किशन नामदेव, याचना, एवरीवन, पुनीत जैन मेरे भाई, आयुष यादव जी, आमना जी, मोनिका मौर्य जी, वैभव मालवीय जी, जीतू पटेल जी, थैंक यू सो मच. विल रेस्ट फॉर द डे. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.